नमस्कार साथियों, ट्रिपल PIS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम MPPSC का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों के जो पर्सनल कमेंट हमें आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ये प्रोत्साहन पहुँचाने वाले हैं, मतलब मोटिवेट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहिए। और जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले से नहीं हैं, उन लोगों को यदि हमारा ये सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो सही कर पाए। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे 51 से। इसमें पूछा गया है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में। सबसे पहले तो आपको ये अन्य एग्जाम के लिए याद रख लेना है कि मोहन खेड़ा जैन तीर्थ जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जैनों से संबंधित है। मोहन खेड़ा जैन रिलीजन से संबंधित है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये MP के धार जिले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें MP के अभ्यारण्य लिखे हैं और डिस्ट्रिक्ट लिखी है। आपको पता करना है गलत कौन सा है ना? इसमें गलत आपको बताना है। तो इसमें देखो, पहला ही ये जो लास्ट लिखा है ना, घाटी गांव, ये घाटी गांव इंदौर में नहीं है, ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिलेगी। और यह जो घाटी गांव लिखा है, इसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, या ये कहें कि घाटी गांव इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। बाकी के जो तीन हैं, बोरी सेंचुरी है, वो होशंगाबाद में है, गंगऊ पन्ना में है और करेरा शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। इसमें पूछा गया है, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इस फैक्ट को पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। तो कुडगरिया नाम से जो हैं उनको सूत्रधार बोला जाता है गम्मत लोकनाट्य का। ठीक है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। ये काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। इनका संबंध आपसे पूछा जा रहा है शंकर राव का, तो ये ख्याल गायकी के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं शंकर राव पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का। इसमें कुछ जगह क्या नाम, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके क्रांति क्षेत्र। स्वतंत्रता सेनानी लिखे हैं, उनके क्रांति क्षेत्र लिखे हैं, एरिया उनकी पूछी गई है आपसे और वो आपको मैच करवानी है ना। तो पहला वाला जो लिखा हुआ है, राजा मर्दन सिंह। ये जो राजा मर्दन सिंह थे, इनका संबंध भानपुर क्षेत्र से था। और जो राजा दौलत सिंह थे, इनका संबंध नेमावर से था। और राजा वक्त वली इनका संबंध शाहगढ़ से था। और मुराद अली का संबंध महू से था, मुराद अली महू से। 2 1 3 4, तो 2 में तो देखो फिर से वही, एक अगर मैच कर लिया पूरा आंसर ही मैच कर गया, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। 55 नंबर का है ना। 56 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। ये MP का क्वेश्चन था। 56 में आपसे पूछा है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसलिए आप इसको जरूर से याद कर रखेंगे। यह शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार साहित्यिक संदर्भ में इसका उल्लेख दिखाई देता है, नर्मदा नदी का। आप लोगों ने, हमने जो पहला वाला सेशन डिस्कस किया है, यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नर्मदा नदी का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वो क्या है। ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। तो पहले तो ये पता चल गया आपको कि जो बराह मिहिर थे, इनका जो जन्म स्थल था वो ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। अब उन्होंने पूछा कि कौन सा था, तो आप बता देंगे कायथा। कायथा जो है यह बराह मिहिर का जन्म स्थान है। ठीक है। बराह मिहिर का, बराह मिहिर कौन थे, बराह मिहिर कौन थे, ये तो थोड़ा डिटेल हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाएगा। बराह मिहिर किस शासन काल के क्या नाम है विद्वान है, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, ताकि मुझे आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो दिखाई दे सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 58 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख, ये दसपुर अभिलेख
के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये दसपुर अभिलेख किससे संबंधित है, तो कुमारगुप्त और बंधुवर्मन का है। ये बात आप पहले तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि दसपुर अभिलेख किससे रिलेटेड है या दसपुर अभिलेख का संबंध किससे है। तो आप याद रखेंगे कि दसपुर अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त और बंधुवर्मन से है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ठीक है, यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने नहीं की थी। यह बात आप याद रखेंगे, दसपुर अभिलेख की रचना भवभूति के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट में पूछा गया है कोहबर। कोहबर क्या चीज है ना। कोहबर ये एक तरीके का ट्रेडिशन है। कोहबर, ये दो तरीके के ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली झारखंड से जुड़े हुए ट्रेडिशन है, जिसमें एक का नाम है कोहबर, एक का नाम है कोहबर और दूसरे का नाम है सोहराई, है ना। एक का है कोहबर और दूसरे का है सोहराई। इसके बारे में आपसे पूछा गया है कोहबर के संबंध में। तो ये जो कोहबर है इसे माना जाता है क्या, ब्राइड्स रूम। जब दुल्हन बनी होती है तो उस महिला का जो रूम सजाया जाता है उसके लिए कोहबर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्तिचित्र, यह इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख। ऊपर एक अभिलेख आपसे पूछा गया था, फिर से एक अभिलेख है, इसको याद रखेंगे कि सौंदनी अभिलेख का संबंध किससे है। तो सौंदनी अभिलेख यशोधर्मन का है। किसका है, सौंदनी अभिलेख यशोधर्मन का है। अब इसका पूछा गया है आपसे रचयिता, यानी इसका कवि कौन है। तो इसका कवि है बासुल कवि, है ना, बासुल कवि। यह जो सौंदनी जगह है ये आपकी मिलेगी मध्य प्रदेश के एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये सौंदनी गांव एक पड़ता है, यहाँ पर यह अभिलेख देखने को मिलेगा। और मंदसौर जो है यहाँ पर ये सौंदनी गांव जो है, सौंदनी गांव है, इसका ऐतिहासिक ग्रंथों में ये जो शहर है इसका, यानी सौंदनी गांव का शहर कौन सा, मंदसौर। तो मंदसौर को जो ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं उनमें दामोर और दामपुरा इन नामों से भी जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम मूव करेंगे। एक सेकेंड, इसमें लिखा है गुहा मंदिरों यानी गुफा मंदिरों के लिए सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कैलाश मंदिर आपकी एलोरा की गुफाओं में मिल जाएगी। जो कहाँ पर है ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। 62 मतलब किस स्टेट में पड़ती हैं। 62 में पूछा गया है किस वेद में सभा और समिति की पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो सभा और समिति अथर्ववेद में पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित करी गई हैं, है ना। ये चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें अथर्ववेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। ये जितने 3 क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े हैं तीनों ही आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। तो इसका आंसर है त्रष्टुभ मंत्र, त्रष्टुभ मंत्र, त्रष्टुभ मंत्र, है ना। इसका मंत्रोच्चारण उपनयन संस्कार के दौरान किया जाता था। 64 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ऋग्वेद इसका आंसर है 64 नंबर, लेकिन ये कभी भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। 65 नंबर के अंदर पूछा गया है अष्टांग योग में अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया है। अंतरंग साधना किसको कहा गया है। तो इसमें धारणा को अंतरंग साधना कहा गया है। अष्टांग योग में जो 8 अंग होते हैं उसमें यम नियम से शुरुआत करते हुए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार
यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 अंग हैं इसके अष्टांग योग के। इसमें धारणा जो है इसको अंतरंग साधना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो ब्रह्म समाज की यदि बात करें तो राजा राम मोहन राय ने इसे एस्टेब्लिश किया था, है ना। इसके बाद इसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर जुड़े थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, और इन्हीं देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया गया था। बाद में इस ब्रह्म समाज का कहें तो बिखराव हो गया। एक गुट जो था वो देवेंद्र नाथ ठाकुर की अध्यक्षता में रहा और दूसरा जो गुट था वो केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में बन गया, और उनके अलग अलग नाम थे जो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है, आपको जनरली आपको लिखा हुआ बुक के अंदर नहीं दिखेगा। इसमें पूछा है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। इसके अंदर वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान गांधी जी ने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? किसने? के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे, यानी कौन, आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन जो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि के एम पडिक्कर ने गोपाल कृष्ण गोखले को आधुनिक भारत का सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ कहा था। दूसरा क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले को आधुनिक भारत का सर्वप्रथम कूटनीतिक कहने वाला विचारक कौन था? तो वो विचारक हो जाएगा के एम पडिक्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। आपको एक बात यहीं से मिल रही है कि दुर्गेश नंदिनी जो है वो किस भाषा का उपन्यास है? तो वो बांग्ला भाषा का है। ठीक है, संस्कृत का नहीं, हिंदी का नहीं। दुर्गेश नंदिनी इज अ बांग्ला लिटरेचर ऐतिहासिक। लेखक कौन था इसका, है ना, लेखक के बारे में बोलो तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी को बांग्ला भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो आप इसका आंसर जो है वो है न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी प्रतिष्ठा है, जिसे मौर्य काल में न्याय विभाग के अधिकारी को प्रतिष्ठा कहा जाता था। अब ये जो मौर्य काल के बचे हुए हैं राजस्व, सैन्य और आर्थिक, हमने इतिहास का, एंशिएंट वाले हिस्ट्री का कुछ सेशन किए थे अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप लोग वहाँ जाकर हिस्ट्री में जो डिस्कशन के पड़े हुए हैं सेशन, जिसमें बहुत छोटे छोटे सेशन है, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट तक के सेशन है, उनमें आप जाएं और उनमें देखें। मौर्य काल ही क्या, आपको उसमें मध्यकालीन, एंशिएंट में, गुप्त काल में जितने भी अधिकारी और इस टाइप के हैं उनके सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे इस डिस्कशन के दौरान जो डिस्कशन चल रहा है, यदि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर से भेजें। नेक्स्ट है ब्रहा। एक ब्रहा होता है। ब्रहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? ब्रहा गाया जाता है, यह लोकगीत है, कौन सी जनजाति गाती है? तो गोंड जनजाति ब्रहा लोकगीत को गाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 73, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? भारतीय साहित्य में, है ना। इसके लिए आप याद रखेंगे वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान।
एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के संदर्भ में महिलाओं को कौन सा महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान है, वो भी आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। जबकि सांस्कृतिक परंपरा, जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भारतीय साहित्य पुरस्कार। 74 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? एमपी क्वेश्चन है, इसमें आप टंट्या भील का नाम याद रखेंगे, इनको मामा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका आंसर है। 75 जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1980 में की गई थी। ये बिल्कुल फैक्चुअल है और एमपी विशेष के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए तो उतना नहीं है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, महानायक टंट्या जिन्हें मामा मैंने अभी बोला था ना कि इनका उपनाम था, किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? यह थोड़ा क्वेश्चन है टेक्निकल। टंट्या मामा, टंट्या भील सबने पढ़ा, लेकिन सही से पढ़ा तो हमारी बात में ही निकल आया इसका आंसर। टंट्या जो थे वो भील कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। 77 नंबर पर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है, यानी रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से संबंधित थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई, यह भी एमपी का स्पेशल क्वेश्चन है, एमपी के एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए याद रखना चाहिए। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में किन जिलों में निवास करते हैं? 78 का है आपका मंडला और डिंडोरी। आपको बेसिक क्वेश्चन के तौर पर आपको याद रखना है कि भिम्मा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप इसका आंसर कर देंगे मध्य प्रदेश के अंदर भिम्मा जनजाति पाई जाती है। और जिले जो एमपी का पेपर देंगे, एमपीपीएससी के अलावा जो पेपर होते हैं उसमें उनके याद रखना होगा कि किस जिले के अंदर निवास करती है, तो मंडला और डिंडोरी। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मध्य प्रदेश जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मांडबारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। 81 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे अब, है 81 में, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? यानी मैं कहूं तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो फंडामेंटल राइट्स को ही वरीयता या प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस निर्णय में या किस अपने वर्डिक्ट में दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है 1951 का, यानी जो पहला बाद आया था मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन मामला, इसके अंदर इन्होंने ये वाली बात कही थी। ठीक है, जो 80 का है मिनर्वा मिल्स वाला, इसमें इन्होंने बैलेंस की बात कही थी, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। 82 नंबर की बात हम क्वेश्चन, केशवानंद आपको पता ही है, काफी पॉपुलर है ना। 82 की तरफ हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको नहीं वाला आप करेक्ट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले निर्णय विधि आयोग के द्वारा। ये लॉ कमीशन का क्या ऑब्जेक्ट है? तो ये तो स्टेटमेंट गलत लिखा है, विधि आयोग नहीं करता, इन दोनों के बीच बहुमत से फैसले ले लिए जाते हैं। 3 लोग इसके अंदर मेंबर रहते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, 2 इसके सपोर्टिंग में चुनाव आयुक्त रहते हैं। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, करेक्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की समान शक्तियां, एकदम करेक्ट। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले अर्लियर, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आंसर तो पहले ही आपको मिल गया था। 83 मैं देख रहा हूँ इसके जो क्वेश्चन, इसके पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार पेपर में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी 10 क्वेश्चन के करीब आए। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये उसने कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश करी है ना। आपको अगर इन आर्टिकल्स के सब्जेक्ट पता होंगे तो ही आप इस आंसर तक जा पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल लिखा हुआ है 279A, 279 जीएसटी काउंसिल इसके अंदर लिखी गई है, जो कि संघीय संबंधों से रिलेटेड है। तो संघीय संबंधों में जब अमेंडमेंट किया जाता है
या फेडरल स्ट्रक्चर के किसी भी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट होगा तो वहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी लगाई जाएगी, है ना। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेक्ट डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? यह अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की यदि हम बात करें तो यदि आप भोपाल में हैं, भोपाल के अंदर जब आप सैर सपाटा के लिए निकल रहे होंगे तो आपको ये संस्थान बीच में ही मिल जाएगा, है ना। तो भोपाल के अंदर जो सैर सपाटा है जहाँ पर लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, तो मूड फ्रेश करने के लिए अगर मैं कहूँ तो वो जगह है जहाँ पर आपको ये वाला संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान देखने को मिल जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का काम है। एडवोकेट क्या बोलते हैं उनको? एक तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो तो वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, यह बात पूरी तरीके से गलत है। गवर्नर अगर इस जगह लिखा होता कि गवर्नर महाधिवक्ता गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे तो यह सही होता। सही कथन आपको पता करना था, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 86 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची दी गई है। कहाँ पर दी गई है? पंचायती राज से संबंधित जो सूची है या शेड्यूल्ड है वो कौन सा है? आपको याद होगा कि वो 11वीं अनुसूची है। इसका संबंध किससे है? तो इसका है अर्बन लोकल बॉडीज से, अर्बन लोकल बॉडीज से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, हाँ 87 क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है? तो इसका आर्टिकल है 61। बाकी के जो ये आर्टिकल दिए गए 63, 62, 60 ये आप अपने जो बुक हो आपके पास या जो रेफरेंस हो वहाँ से करेंगे। और आर्टिकल के बारे में यदि मैं बताऊँ आपको तो 1 से लेके 51 तक आर्टिकल आपको गो थ्रू होना चाहिए, बिल्कुल आपकी टिप पर रहना चाहिए। उसके बाद के जो आर्टिकल हैं वो आपको थोड़े से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जैसे राष्ट्रपति से, वाइस प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, इस टाइप के आर्टिकल आपको जरूर से याद होने चाहिए। 88 नंबर की अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, ये बोला था ना अटॉर्नी जनरल, नियुक्त करेगा। अटॉर्नी जनरल उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। और जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है इसको एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? तो ये आपको सबको पता होगा कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका संबंध, उसमें के.एम. मुंशी भी एक मेंबर थे। ये जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्ट कमेटी को ही प्रारूप समिति बोला जा रहा है, ड्राफ्ट कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी और अंबेडकर साहब के अलावा इसमें 6 मेंबर थे, यानी टोटल 7 मेंबर इसमें मिले थे, मतलब 7 मेंबर्स को मिला के ये कमेटी बनाई गई थी। इसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। के मुंशी इज वन ऑफ द मेंबर इन दिस कमेटी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये आप सब याद रखेंगे, संघ मंत्रिमंडल। आपको और भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 352, जिसके अंदर संघ मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है। मंत्रिमंडल, परिषद नहीं, मंत्रिमंडल, इस शब्द का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल 352 के अंदर देखने को मिल जाए, यानी इसको लिखा होगा यूनियन ऑफ कैबिनेट यूनियन। ये एक ही जगह है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में,
केवल आर्टिकल 352 में। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको कई जगह लिखी मिल जाएगी, इसके लिए कोई इतना प्रोविजन नहीं है, तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार, यानी 21 की ट्राइसोमी के कारण कौन सा दिक्कत या कौन सा सिंड्रोम आपको दिखाई देगा, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो यह आपका आंसर डाउन सिंड्रोम दिखाई देगा, है ना, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की गई थी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकताओं के अंतर्गत नहीं है? तो इसके अंदर आपका ये अन्नपूर्णा योजना इसके अंदर नहीं थी, है ना, अन्नपूर्णा योजना इसके अंदर नहीं आती है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो वो आपकी होती है खेसारी की दाल। अगर इसका आप कंटिन्यूस सेवन करेंगे तो आपको लेथाइरिज्म नामक रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 1974। यदि ये वाटर वाले से ही प्रदूषण निवारण नियंत्रण और इसके अंदर अगर सेस और लग जाए तो आप याद रखना उसका ईयर है 1977, है ना। इसमें जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है तो 74, और अगर इसमें सेस लगा दिया जाए तो 1977। 95 में पूछा गया है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्रम से दर्शाते हैं। ये इंडेक्स 2018 ही क्या एसडीजी के 17 गोल हैं जिनको आपको याद करना चाहिए, और इसमें पूछा जा रहा है वन से संबंधित। एसडीजी 1 काय का है? तो एसडीजी 1 गरीबी से है, 2 काय से है? भुखमरी से है, 9 किससे है? नवाचार और बुनियादी ढांचे से। तो ए नंबर का इसका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो ये डिकम्पोजर के रूप में तालाब के अंदर रहते हैं। ये जो ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे जो फ्लोरा और फौना जिनकी डेथ हो जाती है उनको ये लोग डिकम्पोज करने का काम तालाब के अंदर करते हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ओजोन परत डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट से नापी जाती है ओजोन परत। डेसिबल काई के लिए होता है आप हमें कमेंट में बताएंगे, और ये पीपीएम इसके बारे में आप हमें बताएंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो ओजोन लेयर है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी, है ना। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें ही इसकी परत देखने को मिलेगी। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 7, ठीक है, 7 होती है। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? बहुत ही सिंपल है, 2013 के अंदर किया गया था, और भारत वन ऑफ द नेशन था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो सैटेलाइट था या मंगल मिशन था वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 100 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। इसमें पूछा है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? है ना, क्या पूछा? 2017 में एक ही सैटेलाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए थे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर तो है आपका PSLV C-37, PSLV C-37। इसके अंदर 1+103 सैटेलाइट थे, एक भारत का था, और 103 जो सैटेलाइट थे ये आपके अदर नेशंस के थे, यानी बाहरी कंट्रीज के थे। इसके अलावा यदि आप देखें इनसैट 3DR, तो यह जो आपका है इसका लॉन्चिंग हुआ है 2023 के अंदर, और PSLV C-55 इट इज ऑल्सो लॉन्च इन 2023।
इसके अंदर 2 सैटेलाइट गए थे C-55 के अंदर, और ये दोनों ही सिंगापुर की सैटेलाइट थी। GSLV F-12 की बात करें तो ये हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जिसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है, इसको रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक, जैसे GPS, GLONASS, ये है, इसकी तरह ही हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, इसको GSLV F-12 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस प्रकार से हमारे जो MPPSC 2024 का पेपर था, इसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया है पूरे 100 क्वेश्चन का। यदि इस डिस्कशन के दौरान आप लोगों को यह सेशन पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।